बेबाक मुंसिफ देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टीज के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है, नॉमिनेशन हो चुके हैं। तो हम पत्रकारों की जिम्मेदारी थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती। कौन उम्मीदवार किस तरह का है, उसकी सच्चाई भी, सटीक जानकारी भी आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारी पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर परिवारवाद जैसी बीमारी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। हुआ दरअसल यह है कि 42 ऐसे उम्मीदवार हमें मिले हैं जिनके पिता या तो विधायक थे या सांसद। यानी अब देश में यह परंपरा है, नेता का बेटा नेता ही बनेगा। परिवारवाद का जो आरोप बीजेपी लगाती थी सभी दलों पर, अब वही पार्टी इसका शिकार हो चुकी है। 11 टिकट बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को दिया है जिनके वहां से आप नेपोटिज्म की झलक को देख सकते हैं। और सिटिंग एमएलए के जो टिकट्स है वो हमने इसमें नहीं जोड़े हैं। यानी 11 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो नेपोटिज्म के शिकार है। अब हम पार्टी का जिक्र कर लेते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, बीजेपी के साथ है ये पार्टी भी, यानी गठबंधन में शामिल है। इस पार्टी ने एक टिकट को छोड़कर बाकी सारे टिकट नेपोटिज्म के तहत बांटे हैं, परिवारवाद को देखते हुए बांटे हैं। जेडीयू ने 5 टिकट दिए हैं। एलजेपी ने 28 में से 8 परिवारों को दरअसल बसाने का काम कर दिया है। बात आरजेडी की करें तो 10 उम्मीदवार आरजेडी ने भी ऐसे मैदान में उतारे, लेकिन महागठबंधन की तुलना जब करते हैं एनडीए से तो आधे से भी कम है। यानी एनडीए में पूरा परिवारवाद दाखिल हो गया है। और दागी उम्मीदवारों का जिक्र यहां करना बड़ा जरूरी है। जो 8 बड़ी पार्टीज हैं बिहार की, 8 बड़ी पार्टीज के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने पर्चा भरा है, उनमें से 68% 68% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं और 36% ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज। और इसमें भी एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे है। याद दिला देता हूं आपको, एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में जिसमें कहा गया था कि 241 विधायकों में से 158 विधायकों पर बड़े मुकदमे दर्ज है। ये 2020 की जो विधानसभा थी उसका जिक्र हो रहा है। बिहार की विधानसभा में 80% विधायक करोड़पति है। यानी 66% पर आपराधिक मुकदमे दर्ज और 80% विधायक तो करोड़पति हैं। और इसमें भी बीजेपी में सबसे ज्यादा करोड़पति विधायक है। 1126 करोड़ संपत्ति जो है वो इन 80% विधायकों के पास है। तो इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन आज बिहार के सियासी गलियारे से जो बयान आए हैं उसका जिक्र यहां पर थोड़ा कर लेते हैं। पप्पू यादव है सांसद, जो टेक्निकली कांग्रेस में नहीं है लेकिन कांग्रेस के लिए उनका दिल धड़कता है। कहते हैं चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि भाजपा उन्हें सम्मान नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस उनका सम्मान करेगी और उनका स्वागत करेगी, वेलकम करेगी। यानी अब आरजेडी नहीं लेकिन कांग्रेस नीतीश कुमार का स्वागत करेगी। सुनिए आप पहले पप्पू यादव के इस बयान को। उसके लिए क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं। नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोग के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव के बाद? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी। आप चिंता मत पाया। तो नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस ही सम्मान देगी, यह दावा किया है पप्पू यादव ने। एनडीए में सीएम फेस पर मामला क्यों अटका हुआ है? क्योंकि सब लोग, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को याद कर रहे हैं जहां पर उन्होंने कहा था कि सब लोकतांत्रिक तरीके से होगा, विधायक जीत कराएंगे और विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसे हम सीएम बनाएंगे। और महागठबंधन का जो स्टैंड है वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन इस बीच आज बिहार की सियासत से एक वीडियो खूब वायरल हुआ है। सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे मुजफ्फरपुर में। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में सभा की और इस सभा से एक वीडियो वायरल हुआ है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो जब यहां से बीजेपी की उम्मीदवार रमा निषाद मंच पर पहुंची तो सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की।
उसी टाइम पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे संजय झा, वो वहां पर मौजूद थे मंच पर। उन्होंने कहा हाथ में दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मुस्कुराते हुए नवानिशाद को ये माला पहना दी। इस पर तेजस्वी यादव समेत बिहार के महागठबंधन के नेताओं ने जमकर निशाना साधा है और कहा है सीएम बनने लायक नहीं बचे हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश नहीं तो कौन, इस पर भी तो जवाब दोनों ही गठबंधनों के द्वारा क्लियर नहीं है। परिवारवाद समेत बिहार के सीएम फेस को लेकर आज करेंगे तफसीली बातचीत बेबाक मुंसिफ में। और मेरे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो चुके हैं राहुल आनंद जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे, नदीम अंसारी जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और कुछ ही देर में हिमांशु भी जुड़ जाएंगे, जेडीयू का पक्ष रखेंगे, वीणा भारती जुड़ेंगी, वीआईपी की महिला प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं स्वागत कर लूंगा। लेकिन बहुत बहुत स्वागत आप दोनों प्रवक्ताओं का। चर्चा का आगाज दरअसल आपसे करते राहुल आनंद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में दरअसल जो मैंने कहानियां बयान की थी उसको लेकर मेरा सवाल आपसे, परिवारवाद को लेकर अब तक आप दरअसल कांग्रेस आरजेडी पर हावी होते थे, निशाना साधते थे, लेकिन दरअसल परिवारवाद ज्यादा झलक रहा है एनडीए के टिकट बंटवारे में, सबसे ज्यादा। निश्चित तौर पे जो आपने जो प्रश्न किया है उसका अगर उत्तर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज से हमेशा किनारा करते नजर आती है। मैं आपको तथ्यों के आधार पर बता सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं विचारवाद पर चलती है। ये हमारी एक यूएसपी है। हमारे यहाँ नेतृत्व योग्यता कार्य के आधार पर तय होता है, ना कि वंश के आधार पर तय होता है। या यही बीजेपी और बाकी दलों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। अब मैं आपको 5 पॉइंट में बताता हूं कि हमें क्यों लोग कहते हैं कि हम परिवारवाद में नहीं खेलते। सबसे पहली बात यहाँ बीजेपी की हो रही है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी में किसी एक परिवार का नियंत्रण नहीं है, बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं का योगदान है। अगर बात करें वर्तमान स्थिति की बात करें तो अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो अभी माननीय जेपी नड्डा जी के बाद कौन होगा ये भविष्य के गर्भ में निर्धारित है। और पूरे देश की अगर बात कर लीजिए तो पूरे देश में कौन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व छोड़िए ना राहुल जी, आला हाईकमान को जो फैसले लेते हैं उनको फिलहाल छोड़िए। मैं दरअसल विधायक और सांसद जब इस लेवल पर कार्यकर्ताओं के बात में जब कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा परिवारवाद झलक रहा है बीजेपी में। मैं बीजेपी के साथी जो गठबंधन में है उसकी अगर बात करें तो उनका अपना कोई विचारधारा हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कंपेयर किया जाए किसी अन्य राजनीतिक दल से तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री से लेकर बूथ स्तर तक के लोग मेहनत करके ही ऊपर आते हैं। देखिए वंशवाद क्या है, वंशवाद ये है कि जैसे कि अगर आरजेडी को उठाकर चलते हैं अगर हम, तो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव जी के बाद उनके परिवार का ही सदस्य महत्वपूर्ण पद पे होगा। यानी कि 13वीं बार अगर बात करते हैं तो 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही बनते हैं, ना कि कोई यादव समाज में कोई इतने पढ़े लिखे वर्ग के लोग उपस्थित हैं उनको ना बनाकर लालू यादव ही नेतृत्व करेंगे। उनके हिस्से का सवाल और जवाब दरअसल मैं वहां टटोल लूंगा। लेकिन राहुल जी दरअसल ये समझाइएगा इन 11 लोगों को मैं क्या समझूं, ये जो टिकट बटे हैं जिन 11 लोगों को आपने दिया है, जिनके पिता या तो विधायक रहे या सांसद रहे हैं पूर्व में, इनको मैं क्या समझूं? ये परिवारवाद नहीं है ये? हाँ, ये क्या है फिर? देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अगर इसके पृष्ठभूमि को बदला जाए तो आपको इस चीज को जानकर काफी हर्ष होगा कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी में खास करके जो मेहनत किया है और मेहनत कर खास करके पार्टी में ऊपर लेवल पर गए हैं, तो उनको अगर मिलता है टिकट उनके परिवार के द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि उनके पार्टी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर आप बात करिएगा तो मैं आपको बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके पुत्र नोएडा से बहुत सबसे ज्यादा मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी और उनको मंत्री बनाने की बात चल रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो पंकज जी को मंत्री नहीं बने क्योंकि उनके पिताजी केंद्र में मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मंत्री पद छोड़ूंगा। यानी एक परिवार में एक ही सदस्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया है और लगातार हम उस यूएसपी पे चलते आ रहे हैं। नहीं, अभी भी ठीक है, आप सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन इन 11 लोगों को मैं क्या समझूं कि यही 11 लोग सबसे ज्यादा काबिल थे अपनी अपनी विधानसभा में, या इनके जो पिता जो सांसद विधायक थे उनकी सिफारिशें गई, उन सिफारिशों को माना गया, या ये असल पूरी कहानी को मैं समझूं क्या अब आखिर? देखिए ये उनकी पार्टी के अगर कोई वक्ता अगर साथ में हमारे बैठे होते तो हो सकता था कि उसका काफी अच्छा जवाब देते हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मैं बस यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से मैं ताल्लुकात रखता हूं और भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई उहापोह नहीं है। ये बात हर समय साबित हुई है और नजरों के सामने है। जिनके दल में टिकट परिवार में बढ़ता होगा वो हमें खास करके परिवारवाद का पाठ नहीं पढ़ाएं तो बेहतर है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं राष्ट्रवाद चलता है और हमने एनडीए में परिवार नहीं। राहुल, उनके वहां मुझे परिवारवाद दिख रहा है इसलिए मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं बेहाल फिलहाल। उनके वहां परिवारवाद जितना क्लियर दिख रहा है उतना ही क्लियर आईने में खुद की शक्ल को हम देख सकते हैं जाहिर तौर पर।
आप में दरअसल नहीं था और आप आरोप उन पर लगाते थे। अब नजर आ रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूं। विचारधारा एनडीए में है, एनडीए के सभी जो दल है, घटक दल, उनके भी विचारधारा, लेकिन जीतन राम मांझी ने क्या किया, 83% परिवारवाद में से टिकट दिए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर उनके पार्टी के कोई वक्ता होते तो इस बात को काफी आसानी से बता सकते थे, लेकिन अब मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ना कि हम पार्टी का प्रवक्ता हूं या फिर अन्य राजनीतिक दल जो बिहार के अंदर है जिसको आप लेकर समाहित होकर जो धारा को प्रवाह होने की बात करते हैं, लेकिन अगर गंगा में भी अगर कोई धारा आकर मिलती है तो गंगा ही कही जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई पार्टी आकर मिलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो अपने अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम ये हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद और कल तक आप दरअसल ये कह रहे थे एनडीए में 5 पांडव है, पांचों पांडव मिलकर इनका विनाश कर देंगे। अब जब एक पांडव पर आरोप लग रहे हैं तो आपने पल्ला झटक लिया यहां से फौरी तौर पर कि वो उनका पर्सनल इशू है, हम इस पर नहीं बात करेंगे। है ना कमाल की बात। देखिए मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपने जो बातें कही, मैंने परिवारवाद में और खास करके एनडीए में जो अंतर है वो मैंने आपको साबित कर दिया है। और अगर किसी को अगर लगता है कि मेरे पार्टी के अंदर यही काबिलियत है और इनको ही मैं टिकट देकर जिता कर ला सकता हूं, तो वहां पे खास करके जो वहां की जो जनता है उनका वो समर्थन होता है। जनता अगर उनको एक्सेप्ट करती है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात कीजिए, इसकी इतर होकर कांग्रेस की बात कीजिए, आप आरजेडी की बात कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रिपोर्ट राहुल आनंद जी, एक और रिपोर्ट दरअसल ये आई है कि 68% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और 36% ऐसे जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें भी बीजेपी सरफहरिस्त है। देखिए, जो भी आपराधिक मामले जिसके ऊपर भी दर्ज होते हैं, तो कई मामले ऐसे होते हैं जो राजनीतिक से प्रेरित होते हैं और उन पर दर्ज कराई जाती है। यानी कि उदाहरण के स्वरूप अगर मैं बात बताऊं, मैं भी आपके सामने बैठा हूं, हो सकता है मेरे ऊपर भी कोई ऐसी केस की जा चुकी हो जो राजनीतिक से प्रेरित हो और उसके भविष्य को खराब करने की बात की जा रही हो। लेकिन अगर कोई आपराधिक छवि के लोग हैं, उनके ऊपर अपराध घटित हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही केंद्र में एक ऐसा कानून बनाया है कि आप चाहे मुख्यमंत्री हो या चाहे प्रधानमंत्री हो, आपको वो पद को छोड़ना पड़ेगा और आपको हटकर उस जांच में सहयोग करना होगा। अगर आप निर्दोष पाए जाते हैं तो आप सत्ता में स्थापित हो सकते हैं, जिसका विरोध खुद विपक्ष में बैठे लोगों ने किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कानून को पास तक नहीं किया था। यानी कि हमने अगर कहीं कुछ गलती है तो उसको हमने सुधारने। टेक्निकली दरअसल आप बहुत डेप्थ में चले गए हैं। मैं दरअसल ये कह रहा हूं कि क्या दागी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अधिकार है? देखिए, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता उनको जिताकर अगर भेज रही है और दागी वो किस परिवेश में है और उनके ऊपर किस तरह के राजनीतिक मामले या फिर केसेस, आपराधिक मामले उनके ऊपर गठित किए गए हैं। अगर जो न्यायालय के समकक्ष जो बातें चल रही है, ठीक है, न्यायालय के समकक्ष और जनता जनार्दन ही दरअसल फैसला भी करती है। लेकिन एक और चीज राहुल आनंद जी, एक और चीज, जब लिस्टों के तह में जब हम जा रहे थे तो आपके दरअसल 101 में से 52 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी के 101 में से 52 जिन पर हत्या, हिंसा, किडनैपिंग और भ्रष्टाचार जैसे आरोप है, 52 उम्मीदवारों पर। बाकी पार्टियों में ये रेशो बहुत कम है, थोड़ा छोटा हल्का है। यहां मैं क्या समझूं, क्या बीजेपी के पास 101 लोग ऐसे नहीं हैं जिन पर इस तरह के गंभीर मुकदमे नहीं है? देखिए, मैंने आपको न्यायालय के समकक्ष वाली जो बातें हैं वो मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि न्यायालय तय करता है। न्यायालय को तय करना है कि वो अपराधी जो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है वो किस गंभीर मामले में आरोपित अगर बनता है। एक केस करना, एक केस चलाना और एक आरोप साबित हो जाना, यानी कि अगर आप बात करें आरजेडी की तो उसमें आरोप साबित हो गया था, लालू प्रसाद यादव जी को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए के कार्यकाल में आप देखेंगे किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। आपने जो लोगों के बारे में बातें की उनको सलाखों के पीछे में डालने का काम इसी सरकार ने किया और इसी सरकार में वो विधायक थे, फिर भी उनको सलाखों के पीछे डाला गया। हमने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण भी उपलब्ध करा रखा है। और अभी कुछ दिन पहले की भी अगर बात करते हैं तो जो गोली भी चली थी हमारे बिहार के अंदर, उन सबको सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। पुलिस ने अपनी जांच की, जांच में अगर वो पुलिस ने उनको क्लीन चिट दिया तब वो सलाखों से बाहर निकल पाए। तो ऐसे तमाम चीजें हैं कि हमारी धारा में जो समाहित होता है उससे हमारे विचार को मानना पड़ता है, उसका अनुसरण करना पड़ता है, ना कि सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस होता है। और दूसरी जो राजनीतिक दल है, अब नदीम अंसारी जी, अब मैं आ रहा हूं दरअसल आपके पास। परिवारवाद का आरोप दरअसल अभी तक आपकी पार्टी में से या महागठबंधन में से किसी ने नहीं लगाया है।
वो हमने एक रिसर्च की कि पूरे डेटा में से परिवार को लेकर के किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा टिकट दिए हैं। उस पर आपका स्टैंड और आपकी बात भी दरअसल मैं सुनना चाहूँगा, और साथ ही क्या दागी उम्मीदवार चुनाव में उतरने चाहिए, चुनाव लड़ने चाहिए। देखिए, अभी आप दो मुद्दे को मैं पहले आपको बता दूं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। क्योंकि भाजपा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, उनके यहाँ एक पैटर्न चलता है कि मेरा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। अब आइए, ये परिवारवाद की हमारे राहुल भाई बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के लड़के कहाँ हैं? अनुराग ठाकुर जो है वो कहां से आते हैं? राजनाथ सिंह जी के बेटे कहां हैं? जो दिल्ली के अभी डीटीसीसी यानी दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो किनके बेटे हैं? एमपी में क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो किनके हैं? इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है जो इनके यहाँ परिवारवाद है। अब ये बता दें कि जय शाह को कब कौन सा क्रिकेट खेल करके कौन सा वर्ल्ड कप उन्होंने जिता दिया कि पहले उनको बीसीसीआई फिर आईसीसी का उनको चेयरमैन बनाया जाता है। शरद पवार क्यों थे जी? शरद पवार जी क्यों थे बीसीसीआई के चेयरमैन, आईसीसी के चेयरमैन? शरद पवार जी किस मतलब बलबूते रहे थे? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट नहीं खेलते थे। अभी वो कि हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं। शरद पवार जी का पिताजी थे क्या? ठीक है, परिवारवाद की, इंडिविजुअल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी नाम आपको गिनाया हूं वो उनके पिता या उनके पुत्र यहाँ पे है। बासुरी स्वराज तो इनके यहाँ देखिए, एक्चुअली मैं शुरू में ही कहा ना कि इनको डबल स्टैंडर्ड चलने की एक आदत है। तो परिवारवाद अगर हमारे यहाँ है तो आप बताइए कि हम आपको शुरू से लेके चलते हैं। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त नेहरू परिवार का कोई भी एक सदस्य मंत्री भी था? उसके बाद इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी, क्या अपने बेटे या अपने किसी को भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया? जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो क्या वो सोनिया जी को और किसी को भी जगह दिया? लेकिन नदीम अंसारी जी, वो लेगेसी कैरी होती आई ना, वो लेगेसी उसी तरीके से कैरी होती आई। अब तक कांग्रेस की जो कमान है, कांग्रेस के जो बड़े पोस्ट पर, बड़े ओहदे पर हैं, वो उसी परिवार से नहीं। आज जो कांग्रेस के पार्टी में जो सबसे बड़ा ओहदा होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। अभी राहुल भाई कह रहे थे कि हमारे यहाँ जेपी नड्डा साहब है। ये 3 साल से जेपी नड्डा साहब का सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पाए। वो आरएसएस का होगा कि बीजेपी का होगा, इसी गुंद में, इसी ये लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं कि कहां से वो लाया जाए। तो वो जेपी नड्डा तो कैसे आते हैं हमारे यहाँ? आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो अपने से आके नहीं बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा और। कांग्रेस जनों ने वोटिंग करके उनको चुना है। अब आइए इसको साइड करते, भ्रष्टाचार की बात कीजिए। ये लोग कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी को जगह नहीं देंगे। इनके जीरो टॉलरेंस की नीति। आज यहाँ पर जितने भी भ्रष्टाचारी थे, चाहे महाराष्ट्र लीजिए, बंगाल लीजिए, असम लीजिए, जो भी भ्रष्टाचारी है ये इनके यहाँ जो वॉशिंग मशीन रखी हुई है उससे निकल के शिष्टाचारी हो जाता है। तो इनके यहाँ जिसको ये चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में 5 बजे सुबह में आनंद फानंद में उनके साथ सरकार बना लेते हैं। रहते हैं, बिहार रहते हैं नदीम जी। वहां के वहां सारे कार्यकर्ता, बीजेपी का एक कार्यकर्ता एलिजिबल नहीं था जो वहां सीएम बन सकता है। तो कौन? एक बड़ा सा जो इसके ऊपर घोटाला पड़ा हुआ है उनको उन्होंने वहां मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, रहते हैं, बिहारी रहते हैं। अब दरअसल मैं आगे आ रहा हूं इस पर, इसी के हिस्से में मैं बढ़ रहा हूं आगे। आपराधिक मुकदमे जो दर्ज है जिनके ऊपर, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है जिनके साथ गठबंधन है आपका। देखिए, आपराधिक मुकदमे जो हैं वो कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो फिर दोनों ही जो है, मतलब जो दोनों ही अलायंस से गठबंधन है, वो आपस में सहमति बना ले कि भाई इन मुद्दों को लेकर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दोनों के सेम जवाब है बिल्कुल यहाँ पर कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उनपे 2G और 3G और क्या क्या जी ये लोग बोल रहे थे। मनमोहन जी ने ही ए राजा को और कनिमोझी जी को मंत्रिमंडल में रहते हुए उनको जेल भेजा था। इनके यहाँ ये लोग सिंपल चीज बात करते हैं कि हम तो इस्तीफा ही नहीं देंगे, क्योंकि इनके ये ना चाल है, ना चरित्र, ना चेहरा, ना नैतिकता है, कुछ है ही नहीं है।
आप बताइए कि वो लोग इनके ही सरकार में, हमारे सरकार में होती तो ये कहते कि ये लोग कोर्ट को ये किए, इनके ही जब इनकी सरकार आ गई थी तब उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। तो हमने अगर दाग भी लगता है, आपको एक और बात आपको बता दूं, मुंबई ताज में जब जो अटैक हुआ था उसके बाद हमारे गृह मंत्री आदरणीय शिवराज पाटिल जी ने एक कोर्ट बदल लिया था, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। यहां आप 14 से लेकर के 24 तक आ जाइए, एक लंबी फहरिस्त है। तो कहते हैं, शान से कहते हैं कि हम इस्तीफा देंगे नहीं, हमारे यहाँ इस्तीफा। दरअसल बात आज हम बिहार की करेंगे, बिहार की करेंगे, ठीक है, नैतिकता है, ठीक है। नदीम अंसारी जी, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन यहाँ मुझे दरअसल ये लगता है कि आपस में एक सहमति बना लेनी चाहिए। जितने भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे वहां पर हम लोग एक दूसरे पर आक्षेप नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों के यहाँ पर जो है जवाब बिल्कुल सेम है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। हिमांशु जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। हाँ, ठीक है। हमारे यहाँ सुन लीजिए, मेरे यहाँ कांग्रेस पार्टी या कोई भी हमारा घटक दल है, ये कोई वॉशिंग मशीन लेकर के कभी नहीं बैठा। जहाँ वॉशिंग मशीन है वहां तो ये चीज आपको क्लियर दिख जाएगी कि एक तरफ से भ्रष्टाचारी। एक छोटा सा जवाब हो जाए, राहुल आनंद जी, थोड़ा सा जवाब हो जाए। हिमांशु जी और वीणा भारती जी भी जुड़ गए, आप दोनों का भी स्वागत, आपके पास भी बहुत जल्द आ रहा हूं मैं। राहुल आनंद जी, इन पर वो जवाब हो जाए आपका दरअसल यहाँ पर एक। देखिए, जो हमारे कांग्रेस के जो साथी है जिन बातों को कह रहे थे, हाँ। और जहां तक सवाल उठ रहा था ये कहाँ चले गए, मुंबई चले गए या बहुत अन्य जगह पर चले गए, अगर बिहार की बातें करें तो बिहार में अभी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा लेकर कांग्रेस चली थी, वोट चोर की बात। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस यात्रा के बाद, और विजुअल भी आपके सामने दिख भी रहा है प्रत्यक्ष रूप से, उस यात्रा के बाद अगर हम बात करें तो इनके अंदर ही चोरी हो गए, इनके गठबंधन के साथ ही चोरी हो गए। इनके गठबंधन के लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के सामने फाइट करने लगे, और फ्रेंडली फाइट का इन लोगों ने कहना मुलाजिम समझा। तेजस्वी यादव जी के विषय में अगर बात करें तो वो घर निकल रहे हैं, और राहुल गांधी जी इतना थक गए बिहार में यात्रा करके कि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले गए, और 1.5 महीना पहले वो बिहार आए थे। 1.5 महीने के बाद बिहार को वो ताकने और झांकने तक नहीं आए हैं। और अगर इनको जनता यहाँ की वोट नहीं देती है तो कहेंगे कि इन लोगों ने वोट चोरी कर लिया। यानी कि ये जनता को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि अभी अगर देखा जाए तो इन लोगों ने सीट शेयरिंग को भी लेकर महत्वपूर्ण बातें नहीं की है, और इनके आपस के लोग एक दूसरे के सामने नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। इसका मतलब साफ तात्पर्य है कि महागठबंधन के जो लोग हैं वो सावन की मेढक की तरह हैं, और एक तराजू पे वो नहीं बैठेंगे। एक समय था जब यूपीए बना था, और आज एक समय है जब इंडिया अलायंस बना था, और इंडिया अलायंस अब टूट रहा है, छूट रहा है, और ये जुटने का नाम कहीं नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से इनको आने वाले समय में जनता नकारने जा रही है। और मैं आपको बता देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट और वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में और बूथ लेवल तक जाकर ग्रामीण स्तर तक कैंप कर रही है। और हमारी चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने ये कहा था कि नीतीश जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उन लोगों की अगर बात करें तो आज नीतीश जी चुनावी यात्रा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आज सामने दिख रहे हैं, जिसका विजुअल आप भी चला रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि किसी को सत्ता का शोषण करना है, किसी को बिहार का विकास करना है। ये बिहार का विकास बनाम सत्ता का शोषण है कि लड़ाई है, और मुझे लगता है कि जनता इसमें किसको मैंडेट देने जा रही है। दरअसल ठीक है, सारी बातें हुई, लेकिन राहुल जी वो चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई कि उन 11 लोगों को मैं क्या समझूं जिनको आप लोगों ने टिकट दिया है, क्योंकि उनके विरासत में उनकी लेगेसी थी दरअसल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। उनके पापा या तो विधायक थे या सांसद थे, उन्हीं खानदानों को आपने टिकट दिया, क्योंकि झारखंड में भी 68 सीटों पर 33 ऐसे टिकट दिए गए थे जो राजनीतिक परिवारों से आते थे। अब इन 11 लोगों को दरअसल मैं क्या समझूं, वहां पर राहुल जी आपका स्टैंड मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट आपको कह दिया था इस चर्चा की शुरुआत में ही कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग विचारधारा है। हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर अगर कोई हमारे दल में आता है तब जाके एनडीए का गठन होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर टिकट देने की जब बातें चलती है, चाहे आप जो जिन 11 लोगों की चर्चा कर रहे हैं, उस पर हमारा वश नहीं है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ 101 सीटें पे है। अगर 101 सीटों की अगर बात करें तो हमने पूर्व में भी इस चीज का प्रमाण दिया है। अभी अनुराग ठाकुर की बात हो रही थी। अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या थे? वो मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। वो आज क्या वो राजनीति में सक्रिय हैं? जब उनके पुत्र जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने चीजों को छोड़ दिया। बात नहीं, सावधानी से आपने भी यहाँ किनारा कर लिया, लेकिन 11 लोगों के हवाले से कुछ नहीं। अब हिमांशु जी, अब मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है। जेडीयू में परिवारों को टिकट देने का कल्चर नहीं है, खुद नीतीश कुमार ने इसे फॉलो किया है, अपने परिवार को राजनीति से बहुत दूर रखा है। लेकिन जेडीयू ने भी 5 टिकट ऐसे दिए हैं जहां पर राजनीतिक परिवार से जो है उम्मीदवार वो आते हुए मतलब नजर आए हैं।
उसके अलावा एनडीए का जब हम मुकाबला यानी तुलना करते हैं दरअसल महागठबंधन से, तो एनडीए ने भर भर कर राजनीतिक परिवार से आने वाले लोगों को टिकट दिए हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, देखिए, जब जदयू की आप बात करते हैं तो हमारे सबसे बड़े नेता जो है नीतीश कुमार जी, उन्होंने उनका जीवन आप देखिएगा, 50 वर्षों का जीवन राजनीति में रहा है, 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनपे एक भी दाग नहीं है। और जहां तक परिवार की बात है तो उन्होंने जो उनके एकमात्र सुपुत्र हैं और साथ ही अपने किसी भी नजदीकी रिश्तेदार को, वो मैंने बोल दिया, वो मैंने भी बोल दिया हिमांशु जी, आने नहीं दिया। हिमांशु जी, वो मैंने भी बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं इससे। वो मैंने भी जिक्र कर दिया, हो रहा है साउंड थोड़ा इशू। वो मैंने भी जिक्र कर दिया कि नीतीश कुमार जी खुद परिवार को दूर रखते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी है 83% टिकट, सिर्फ एक टिकट को छोड़कर बाकी सारे टिकट अपने परिवार में बांट दिए उन्होंने। एलजेपी ने 28 में से 8 टिकट परिवार में बांटे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जी। यानी अब इस देश में, वो एक फिल्म आई थी सुपर 30, ऋतिक रोशन का वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि मजदूर का बेटा अब मजदूर नहीं, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। लेकिन भारतीय राजनीति इससे ऊपर नहीं उठ रही है कि नेता का बेटा नेता ही बनेगा। देखिए, जो आज का विषय है परिवारवाद, तो आप देखिएगा राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ा परिवार किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो वो कांग्रेस का जो गांधी परिवार है उसका नाम लेगा। और बिहार में आप सबसे बड़ा परिवार पूछिएगा राजनीति में तो सारे लोग लालू परिवार का नाम लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है राजनीति में कि लोग अपने परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं और उनको एक निष्ठावान कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो वैचारिक स्तर पे जुड़ा है, लंबे समय से काम कर रहा है ग्राउंड पे, तो उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो ये समस्या रही है। और जहां तक आपने जो एनडीए घटक दलों की बात की है, तो मुझे लगता है कि आप उनके पार्टी प्रवक्ता से पूछिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे इस संदर्भ में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि जिनको टिकट दिया गया है वो कितने। हिमांशु जी, एनडीए में है 5 पांडव, पांचों पांडव मिलकर कौरवों को परास्त करेंगे, उनको हराएंगे। अब 5 पांडवों में से जब एक पर आरोप लगे तो आपने कहा मुझे जानकारी नहीं उनके बारे में, है ना? कमाल की बात। नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, हाँ, तो अगर वो किसी परिवार से भी आता है तो मुझे लगता है कि उसके व्यक्तिगत क्षमता पे उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं इस संदर्भ में बोला था कि पार्टिकुलर जिनको टिकट दिया गया है उसके संदर्भ में मुझे ये नहीं पता है कि उनको अंदर कितना क्षमता है, कितने लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं। तो लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत क्षमता, सामर्थ्य के आधार पे और वैचारिक रूप से उसकी कितना निष्ठा है उस दल से, इसके आधार पे ही टिकट दिया जाना चाहिए। और हमारी जो पार्टी है और माननीय जो नीतीश जी हैं उन्होंने इसका उदाहरण पेश किया है। हमारी पार्टी है जो कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया जी के मूल्यों पे आधारित है, जिन्होंने परिवारवाद को खंडन किया था राजनीति में। उन्होंने बोला था कि अगर राजनीति में आना है तो सेवा भाव से आना है, ना कि अपने परिवार को सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए आना है। चलो, वीणा जी से भी ले लेते हैं इस पर प्रतिक्रिया। वीणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारी चीजें आपसे पूछनी दरअसल। एक तो इस पर परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स पर स्टैंड वीआईपी में भी थोड़ा सा दिख रहा है, इसलिए मैडम आपसे भी पूछ रहा हूं। और साथ ही तारापुर में क्या हुआ है दरअसल, वो सकलदेव बिंद कौन है? अब मुकेश सैनी जी कह रहे हैं भाई हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। उनके फेसबुक पर फोटोज साफ तौर पर मैं देख पा रहा हूं मुकेश सैनी जी के साथ सकलदेव बिंद की। वो मामला भी थोड़ा सा समझाइएगा। हाँ वीणा जी, अब आपकी बारी। हाँ, अनम्यूट कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। हाँ, अब आ रही है वीणा जी, मेरी आवाज नहीं सर? अब आ रही है। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहूंगी कि सकलदेव बिंद थे वीआईपी पार्टी में, ठीक है, और वो तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन महागठबंधन में सीट को लेकर के मतलब यहाँ तो परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। किसी जगह पे इतना मतलब महागठबंधन एक सीट के दावेदारी कर रही है कि हम लोग जो है सीट दे कहां से, वो हम लोग सोचते हैं कि इतना मारामारी चल रहा है हमारे महागठबंधन में। लेकिन तारापुर की मैं बात बोल रही हूँ, आदमी स्वतंत्र है और डूबती नैया पे कोई सवार नहीं होना चाहता है, उगती नैया पे सब सवार होना चाहते। तो यहाँ तो भाई दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ तो टिकट के लिए एक ही विधानसभा में
हम लोग को लग रहा है कि किसको टिकट दे किसको नहीं, हमारा मारी चल रही सरकार में। मैं बारीकी से आपको समझाऊंगी क्योंकि आपने मुझे टाइम दिया है तो मैं बोलूंगी। जमुई जिले से प्रत्याशी प्रफुल्ल कुमार जीतन राम मांझी के दामाद है। ये क्या परिवारवाद नहीं है? उनकी समधन ज्योति देवी, वो उनकी समधन जीतन राम मांझी की, ये क्या परिवारवाद नहीं है? दीपा मांझी उनकी बहू, महागठबंधन में परिवारवाद लग रहा है या एनडीए सरकार में परिवारवाद लग रहा है? दरअसल जीतन राम मांझी जी टिकट ज्यादा इसीलिए मांग रहे थे कि परिवार को तो देना है, बाकी कुछ लोगों को देके बच जाऊंगा मैं। अब सारे टिकट इतने कम मिले कि सारे परिवार को बांटने पड़ गए। कुशवाहा जी अपनी वाइफ को टिकट दे, उधर तो सब अपने रिश्तेदार में लगाओ क्योंकि टिकट लेने वाला तो कोई है नहीं, तो रिश्तेदारों को बुला बुला के टिकट दे रहे। हमारे महागठबंधन में के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सैनी जी गौरव से उसके बाद बताइए कि परिवारवाद हमारे महागठबंधन में कहाँ दिख रहा है? क्या राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी के घर से कोई फाइट हो रहा है? यदि एनडीए वाले आरोप लगाएंगे कि हमारा समाज अति पिछड़ा, दलित, महादलित और पिछड़ा वर्ग का नहीं, तो हाँ हमारा वो परिवार है, दलित हमारा परिवार है, निषाद हमारा परिवार, पिछड़ा हमारा परिवार है, और इस परिवार को लेकर चलेंगे। ठीक है, परिवारवाद पर आपने निशाना साध लिया और वो पूरी कहानी समझा दी। दरअसल जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हमको लेकर के, हम के प्रवक्ता होते उनसे जवाब भी यहाँ पर ले लेते, लेकिन फिर से मैं वापस आऊंगा। सकलदेव बिंद को टिकट नहीं मिला तारापुर से तो बीजेपी को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया, बाकायदा ज्वाइन कर ली, स्टेज पर भी पहुंच गए। और भी ऐसी कई सीटें होंगी वीआईपी को वहां से टिकट नहीं मिला होगा और वो खुफिया तौर पर बीजेपी का या एनडीए का साथ दे रहे होंगे, समर्थन दे रहे होंगे। ऐसे में महागठबंधन को कमजोर दरअसल वीआईपी ने पहले कर दिया है। इस पर आपका जवाब? बचा हुआ कहाँ है? हमारे यहाँ टिकट बचा हुआ है, नहीं तो हम लोग देंगे कहाँ से? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप दरअसल 40 सीटें मांग रहे थे, यानी उम्मीदवार तैयारी तो कर रहे थे ना। अब जिन्होंने तैयारी की और टिकट नहीं मिला, अब वो अपना समर्थन बीजेपी और जेडीयू को तो नहीं दे रहे ना कहीं, क्योंकि सकलदेव बिंद हमने एक देख लिया तारापुर में। देखिए अभी जो स्क्रीन पे चला रहे हैं वो मुख्यमंत्री का दिखवा दीजिए कि वो स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। एक महिला को सम्मान दिया जाता है तो फूलों का माला हाथ में दिया जाता है, गले में नहीं पहनाया जाता है। दिखा दीजिए नीतीश कुमार के सुशासन। ठीक है, उस पर भी कर लेंगे चर्चा। दरअसल आपने जिक्र किया, लूंगा जवाब हिमांशु जी। अक्षंत, आपका भी स्वागत। अक्षंत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जनसुराज का पक्ष रखते नजर आएंगे। जनसुराज ने जो आरोप दरअसल आज लगाए हैं गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर, बाकायदा प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फोटो दिखाई और फोटो को लेकर के दरअसल वो पूरा आरोप लगाते नजर आए। लेकिन और भी क्या क्या सबूत है उसको भी लेकर कर लेंगे तफसीली बातचीत। लेकिन वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट के आऊंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद वक्त थोड़ा सा कम बच जाता है, चर्चा को थोड़ा शॉर्ट में करते हुए फिर से याद दिलाऊंगा, पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, टेक्निकली कांग्रेस में नहीं है, दिल कांग्रेस के लिए धड़कता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का सम्मान नहीं होगा चुनाव के बाद एनडीए में और कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। अब कांग्रेस दरअसल अब भी क्या नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार है, वो नदीम अंसारी जी से समझेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का दरअसल आज एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, वो वीडियो पहले आप भी देखिए, उसके बाद उसको लेकर जिस तरह से राजनीति बदल रही है उस पर करेंगे बातचीत। वो हाथ कर। सबसे पहले हिमांशु जी आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरअसल अब सीएम बनने लायक नहीं बचे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए पहले मैं परिवार पे बोल दूं जो इनकी उत्तर दे देता हो गया ना, वो हिस्सा मुकम्मल हो गया हिमांशु जी, हिस्सा मुकम्मल हो गया। मैं स्टार्टिंग में नहीं आ पाया था टेक्निकल रीजन के कारण, लेकिन मैं रख देता हूं कि आप देखिएगा आरजेडी में तो गोविंदगंज
से पूर्णिमा यादव, नवादा से 10 कौशल से 10, यादव। टोटल 10, उसका जिक्र ये दोनों दरअसल मैंने भी husband कर wife दिया है। है। टोटल और 10 है, समर्पित जो उसका कार्यकर्ता जिक्र मैंने कर मोहम्मद दिया। कामरान, उनको टिकट नहीं दिया जाता है। सऊद आलम, ओसामा, तमाम लोगों का जिक्र मैंने कर दिया है। जी जी। अब इस वीडियो जी, पर जी। आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। तो इसमें देखिए नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने कितना अच्छा भाषण दिया, और उनको जो एक चीज पे जो माला पहनाने का जो चीज है उसको लेकर नैरेटिव जो खड़ा किया जा रहा है। पहले बोला जाता था कि वो बीमार है, जब वो रैली को संबोधित कर रहे हैं तो राहुल जी दिख नहीं रहे हैं कहीं बिहार में, और नीतीश कुमार जी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, इनमें भी वो इशू खड़ा कर दिया गया। ऐसा महिला कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं को, नीतीश महिला कुमार- नेत्रियों को, महिला उम्मीदवारों को माला पहनाई जाती है या हाथ में दी जाती है? नीतीश कुमार जी के जो महिला कार्यकर्ता, वो उनकी पुत्री समान है, इसको इशू बनाना अनावश्यक। और भी चीजों को आप देखिए, उन्होंने जो स्पीच दिया, कितना शानदार स्पीच दिया। अच्छा और ठीक पूरी है, तरह वो पुत्री विकास को समान है, लेकर लेकिन प्रतिबद्ध दिखे। जो अगर कार्यकारी कोई पुत्री अध्यक्ष है समान आपके है तो पार्टी इस के, तरह से- हिमांशु, जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो दरअसल वो कह रहे थे कि हाथ में दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए रमा निषाद को माला पहनाई, और वो हाथ दरअसल संजय झा का झिड़क दिया उन्होंने वहां पर अपने हाथ से। अब बिल्कुल नीतीश कुमार जी का, उनका व्यक्तिगत ये उन्होंने जो डिसीजन लिया, उनकी पुत्री समान है, तो उनको लगा कि वो जो पुरुष कार्यकर्ता, उनको उन्होंने माला पहनाया, तो इसमें वीणा भारती जी सही था। महिला जो वीणा भारती कार्यकर्ता जी, है, आप उनकी भी एक पुत्री महिला समान हैं, कार्यकर्ता हैं, राजनीति में हैं, ये तस्वीर सही है क्या जो कह रहे हैं हिमांशु? बिल्कुल जी, मैं आपसे बुजुर्ग कहती हैं, हूँ, हिमांशु तो किसी- जी, आप गंगा जल से धोने की हर चीज का काम क्यों कर रहे हैं? जो काम सामने क्या- आपको दिख रहा है, जो काम इन्होंने स्क्रीन पे दिखाया, उसका सही सही जवाब दीजिए ना। ये गंगा जल से पवित्र करने के लिए आप क्यों गंगा कर रहे जल हैं? से, गंगा जल वाले आप लोग हैं, अखफरवा कांड करने वाले, महागठबंधन के आरजेडी। यहाँ पे कोई नहीं है। आपको ये समझना होना चाहिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक व्यक्ति है जो बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, जिनका इतना बड़ा लेगेसी रहा है बिहार में, और 50 सालों की जिसकी राजनीति रही है। हिमांशु जी, अगर वो दरअसल किसी ये महिला राजनीति कार्यकर्ता है, को, दरअसल जो ये उसकी राजनीति पुत्री है, समान इसलिए आरोप भी लगेंगे। यही काम अगर लालू प्रसाद यादव कर दिए होते, अब तक आप लोग शायद पुतले दहन कर दिए होते। ठीक है, लालू यादव को देखिए, हाँ, ये राजनीति है और इस तरह की चीजों से बचना होता है। यहाँ गलती हुई है, और गलती क्यों हुई है? क्योंकि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि मानसिक तौर पर ठीक नहीं है नीतीश कुमार जी। लालू जी का मानसिक संतुलन पे आप देखिए, अंबेडकर जी का जो फोटो है उनके पैर के पास रखा था, उनका एटीट्यूड देखिए। नदीम अंसारी जी, छोटे सी नदीम अंसारी जी, आपका इस पर एक रिएक्शन फिर आगे बढ़ूंगा मैं। इतना नैरो माइंडसेट रखना नदीम अंसारी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? इतना गलत है। इस तरह से नैरेटिव बनाना झूठ मूठ का, और छवि खराब करने की कोशिश करना, ये सही नहीं ठीक है। विपक्षी नदीम दलों को अंसारी जी इससे से मैं ऊपर ले उठ के लूंगा जवाब, सोचना लेकिन चाहिए। अक्षय तब आपके पास बहुत देर से आप भी आए और मेरी मुलाकात भी आपसे देर से हो रही है, इसलिए आगाज दरअसल मैं यहीं से कर लूंगा। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी सुनी, हमने अपनी खबर में भी वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, वो तस्वीर भी देखी, लेकिन वो तस्वीर है वो मुकम्मल सबूत तो नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं। अगर आप आरोप लगा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह पर, धर्मेंद्र प्रधान पर, तो उसके लिए क्या ग्राउंड आपके पास दरअसल है, वो समझना चाहूंगा पहले। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वंशवाद चुनाव का मुद्दा नहीं है बिहार में। ये एक ऐसा जहर है जो जनता के अंदर घोला जाता है इस चुनावों के समय में, और अक्सर आप देखते हैं कि ये गठबंधनों के अपने पराये के खेल में जनता के जनादेश का अपमान कर दिया जाता है। तो ये परिवारवाद की जो आपकी बातचीत में बहुत गौर से सुन रहा था, और उसमें मेरी यही टिप्पणी है कि ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि 1200 परिवार के हाथ में ही बिहार के सत्ता की कमान रही है। और प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज के जरिए जो एक सशक्त विकल्प बिहार के लोगों को दिया है, जो उन्हें बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है, राजद और एनडीए की, उससे ये पता लगता है कि ना केवल जनता के बीच में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि हम जनता के बीच में घूमे। प्रशांत किशोर जी ने पिछले 2.5-3 साल में 5000 किलोमीटर और 3000 गांव कवर किए हैं, और इसके दौरान उन्होंने लोगों के साथ रह के उनके मुद्दों को समझा है, जिसकी वजह से लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं और जनस्वराज को एक नए बिहार के बदलाव लाने के लिए एक सशक्त विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यही घबराहट अलग अलग दलों में भी हो गई है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जनस्वराज ने जो कद्दावर वकील है उनको आगे किया है, जनस्वराज ने एक गणितज्ञ को आगे किया है, अलग अलग समाज के लोगों को, डॉक्टर, वकील,
थारू समाज से अनुसूचित जनजाति के लोगों को, थर्ड जेंडर से प्रीति किन्नर जी को आगे किया। तो लोग देख रहे हैं कि सच में जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो विकल्प बना के दे रहे हैं। और यही बात दूसरे दलों के नेताओं को ये बात चुभने लगी है। उन्हें समझ आ गया है कि बिहार की जनता इस बार इस विकल्प को मजबूती से चुनने वाली है। तो इसलिए नहीं अक्षंत, विकल्प तो दिया, लेकिन विकल्प तो दिया, विकल्प में 243 लोग दिए, लेकिन अब 240 बचे। तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है कि कैसे एनडीए नहीं, विकल्प दिया, लेकिन 243 में से 240 ही टिके ना। अब 3 विकेटें तो गिर गई। नहीं, तो विकेट कैसे, विकेट गिरना आप किसको कहेंगे? विकेट गिरना तो तब होगा ना तब एक फेयर प्ले होगा, तब एक खेल होगा जिसमें दोनों टीमें बाकायदा नियम और कानून के हिसाब से लड़ेंगी। ये तो डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, और कोई छोटे मोटे नेताओं जैसे नहीं, ये जमीन के नेताओं से नहीं। आदरणीय गृह मंत्री आ गए ये काम करने के लिए, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये काम करके दिखाया। तो हम तो इनको शाबाशी देंगे कि कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सूरत में भी इन्होंने यही किया है, महाराष्ट्र में भी यही किया है, और बिहार में भी अब यही करके ये दिखाने जा रहे हैं। तो ये शर्मनाक है अपने आप में। ये बिना देखिए, ये तो कंटेस्टेंट लड़ने से पहले ही आपने अगवा कर लिए, दबा दिए। ये तो वही गुंडा राज है जिसको कंडेम करके इनकी सरकार बनी थी। आज वही गुंडा राज इनके बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। अब बाहुबलियों की जगह नेता और क्या बोलते हैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व है। ये शर्मनाक है। तो हम इसको फेयर प्ले नहीं बोलेंगे। और आपने जैसा बोला कि लड़ने से पहले विकेट गिर गई, तो बिल्कुल गलत है। तो मैं क्या समझूं, ये जो अनीता कुमारी और अमित जो हंसते हुए वहां पर पार्टी का, बीजेपी का पटका या खंडवा अपने गले में पहन रहे थे, वो दबाव में गए थे मुस्कुराते हुए? देखिए, अब ये आप इसमें आप क्या समझ सकते हैं? या आपके उम्मीदवार लालची हैं? नहीं, आप एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप चीजों को मैं देखता हूँ काफी अच्छे से एनालाइज करते हैं। यू हैव टू रीड बिहाइंड द लाइंस, और उसमें आपको समझना होगा। जब हमारे प्रत्याशी ने हमारे से बात की है, सत्य प्रकाश तिवारी जी से प्रशांत किशोर जी की लगातार बात हो रही थी, और उन्होंने बताया इस चीज को कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम पे बहुत दबाव बनाया जा रहा है। या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला, आप अगर सुने, आपने ध्यान से नहीं, तो वही तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल सबूत भी ढूंढ रहा था कि शायद यहाँ पर कोई ऑडियो क्लिप या कोई ऑडियो हमें सुनाई जाएगी, कोई क्लिप प्ले किया जाएगा, ऐसा कुछ होगा। उम्मीद तो मुझे वो थी, लेकिन सिर्फ तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर अपने आप कई बार तस्वीर इतनी बड़ी कहानियां बयां कर देती है जो वीडियो और ऑडियो प्रूफ की जरूरत जिसमें नहीं पड़ती है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। आपने आज देखा है कि जब पूरे जो कैंडिडेट के साथ हमारे, जिनको हमने बोला कि सो कॉल्ड अगवा कर लिया, उनके साथ खड़े हुए थे सारे भाजपा के नेता, तो उसको क्या मानिएगा आप? मुझे बताइए। मैं आज पार्टियों के नेता यहाँ पे प्रवक्ता अवेलेबल है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या इसके मायने निकालेंगे। हिमांशु जी, उनको टिकट मिलता है, वो नॉमिनेशन नहीं भर पाते हैं क्योंकि दिन भर के लिए आपने उनको अगवा कर लिया, और जो मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको आप हाईजैक कर रहे हैं। ये किस तरह का फेयर इलेक्शन होगा? देखिए, जो कैंडिडेट हैं उनके, तो उनको ये समझना चाहिए ना, कैंडिडेट हैं जो उनको पता है कि वो सिर्फ वोट कटवा के लिए वहां पे है, वो उनको जीत की कोई संभावना नहीं है। तो उनको मैदान में इलेक्शन तो लड़ने दो। आते हैं नहीं, उनको इलेक्शन तो लड़ने दो, बाद में पता लगेगा ना वोट कटवा है या नहीं। तब होगा ना जब चुनाव। ये उनकी व्यक्तिगत निर्णय है, उनको पता है कि वो जीत नहीं सकते हैं, तो अगर वो किसी दूसरे दल में जाते हैं इलेक्शन के पहले। आरोप ये है कि देश का गृह मंत्री बंदे को बिठा लेता है 12-12 घंटे अपने साथ। आरोप ये है ना उन पर। देखिए, आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक उसके बारे में उस एग्जैक्ट नहीं हो कि क्या है नहीं है, आप लोग भी हवा में तीर चला रहे हैं, ये लोग भी हवा में तीर चला रहे हैं। तो इनको अपने कैंडिडेट को देते समय सोचना चाहिए था कि ये जीत सकता है, नहीं जीत सकता है, या दूसरे दल में जा सकता है, नहीं जा सकता है। वो उसकी व्यक्तिगत निर्णय है उस व्यक्ति की। अक्षंत, जवाब इस पर। वो सिर्फ कटवा के रूप में। अक्षंत, दरअसल ये कह रहे हैं कि आपके उम्मीदवार ही मजबूत नहीं है, आपके उम्मीदवार ही मजबूत नहीं है। देखिए, उम्मीदवारों की अगर बात करें तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जनसुराज एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बिहार की 243 सीट्स पे ऐसे उम्मीदवार दिए थे जनता को, वो आज तक बेस्ट अमंग पे वर्ष चुनने पे मजबूर थी। उसका राजनीतिक बंधुआ मजदूरी में फंस के रह गई थी। उसको हमने एक एक्चुअल चॉइस पहली बार मिला था, जिसपे उसी के जाति जनजाति उसी क्षेत्र के सबसे काबिल युवा को हमने मौका दिया था। और अगर उस काबिल युवा ने प्रचार प्रसार करके लोगों की बातें सुन के उनको निदान उनका करने की संभावना जताई थी, यही डर दूसरी पार्टियों के अंदर छाया है, और इसी की वजह से उनके साथ
बड़े बड़े नेता फोटो खिंचा रहे हैं, उनको अपने दल में गोदी में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उसमें दम नहीं होता तो वोट कटुआ होता, तो आपको भी पता है, हमको भी पता है और जनता को भी पता है कि उसकी कोई पूछ नहीं होती। अगर पूछ उसी की होती है जिसका सच में दम होता है जिसके अंदर, और हमारे प्रत्याशी सच में बहुत दमदार और बहुत ही काबिल है। पढ़े लिखे प्रत्याशियों की जब हम फहरिस्त तलाशते हैं तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे चेहरे जनसुराज में नजर आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन नदीम अंसारी जी, आपकी दरअसल अब शक्ल तो मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आवाज जरूर सुनना चाहूंगा। पप्पू यादव स्वागत कर रहे हैं नीतीश कुमार का, कह रहे हैं कि सम्मान के साथ कांग्रेस आपका स्वागत करेगी क्योंकि एनडीए में रहते हुए आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और आरजेडी उन पर निशाना साध रही है कि सीएम बनने लायक नहीं है मतलब नीतीश कुमार। देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है सारी बातों को लेकर के। हाँ। कि हम लोग, हमारा इंडिया गठबंधन आने वाले 14 तारीख को इस बिहार को एक अच्छी और नई सरकार देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने जो बात कही, या फिर उनके, और कमान किसके हाथ होगी नदीम अंसारी जी? सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन कमान किसके हाथ होगी सरकार की? अभी 2 दिन पहले आपने आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान सुना होगा। आपसे पूछ रहा हूं, महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन है? सीधा पूछ लेता हूं, घुमा फिरा कर नहीं। मेरे यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, जो संवैधानिक तरीका है, जो विधायक सम्मानित चुन करके आएंगे, विधायक दल का नेता चुनेंगे और वो हमारे यहाँ सीएम बनेगा। इसमें सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है आरजेडी 143। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा सीटें भी वही जीतेंगे, तो फिर खुलकर कह दीजिए ना कि हम तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे अपना, या डर लगता है? हम देखिए, हमारे डर किसी बात, हम लोग संविधान से डरते हैं, हम लोग लोकतंत्र से डरते हैं, हम लोग जनता से डरते हैं। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा विधायक जिस पार्टी के होंगे, विधायक दल का नेता जिसको चुनेगा, विधायक दल जिसको नेता चुनेगा वो सीएम होगा, तो सबसे ज्यादा टिकटों पर ही आरजेडी लड़ रही है 143, तो फिर अनाउंस कर दीजिए ना। नहीं, हम संविधान से बड़े हम नहीं ना हो जाएंगे। टेक्निकली आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल टेक्निकली समझ रहे हैं, संविधान से भी ऊपर कोई चीज है इस देश में क्या? नदीम अंसारी जी, लालच अभी भी बाकी आपकी आवाज में मुझे झलकता हुआ दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा। मतलब कोई लालच चाहते तो हैं कि कांग्रेस से बन जाए। देखिए, अगर इसकी बात आप करेंगे तो बड़े ईमानदारी से मैं आपको बात करूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी नीतीश जी को डालिमा में रख करके उनको घुमा फिरा करके बात करती है, उनके देखिए बीजेपी में और एनडीए गठबंधन में आपको साफ बता दूं, बीजेपी और उनके साथ चिराग जी की पार्टी, ये लोग का एक अलग गठबंधन है। तो इसीलिए तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे, कांग्रेस वाले स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का। अरे कौन क्या कहता है उसको कहने दीजिए, यहाँ जो हकीकत है उसकी बात कीजिए। चलो इस पर हिमांशु जी आपका ले लेते हैं स्टैंड। हिमांशु जी, ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर देखेंगे, ये अगर सत्य हो जाता है कि जिन 142-43 सीटों पर जीतन राम मांझी, कुशवाहा, चिराग पासवान और बीजेपी लड़ रही है, वहां अगर थोड़ा सा भी आ जाता है बहुमत, तो फिर नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और अगर बिल्कुल ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। एनडीए है और जदयू है, सभी जितने भी कैंडिडेट हैं सभी 243 सीट पे लड़ रही है। तो इस तरह से जो बोलना, जो जिस महागठबंधन में खुद अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जेएमएम, लेकिन अमित शाह जी ऐलान नहीं कर रहे हैं ना, अमित शाह जी ऐलान नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस अनाउंस नहीं कर रहे हैं। 12 ऐसे सीटें हैं जहां कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई सारे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हिमांशु जी, तो वो क्या एनडीए से कंपेयर करेंगे? गृह मंत्री अमित शाह, चिराग पासवान भी कुछ दिनों पहले तक ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने भी किनारा कर लिया, उन्होंने कहा चुना जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह मान ही नहीं रहे, कह रहे चुना जाएगा। गृह मंत्री जी ने सारण की जो सभा हुई थी, छपरा में जो रैली हुआ था, उसमें उन्होंने क्लियर बोला था कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव तो शिंदे जी के लड़ रहे थे महाराष्ट्र में बीजेपी वाले। देखिए, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव वहां भी लड़ रहे थे। 2020 का इलेक्शन आप देखिएगा, उसमें भी जदयू की सीटें कम आई थी, 43 सीटें आई थी, फिर भी नीतीश कुमार जी बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री। चलो एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको, बोला कि आपके नाम, एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको, इलेक्शन में गए तो आप ही बनिएगा। एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको, एनडीए के पास बहुमत है लेकिन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, क्या करेंगे नीतीश कुमार जी ऐसे सिचुएशन में, कहां जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और दूसरी बात है कि नीतीश, पिछले चुनाव का मैंने जिक्र किया था
कि नीतीश जी हम लोग की जो दल है उसकी सीटें कम आई थी, फिर भी माननीय मोदी जी ने बोला कि नहीं हम लोग चुनाव में गए हैं नीतीश जी के चेहरे ठीक है वीणा जी, आपका कमेंट इस पर बनेंगे। वीणा जी, आपका कमेंट रिएक्शन के बाद भी जाना जल्दी कीजिएगा। किसी पद की लालसा नहीं है, वो पहले भी मना कर चुका है, ऐसे पद को ठुकरा दिए हैं। ठीक है, तो हाँ वालों ने ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को टिकट देने का काम किया है जो कहते हैं कि हम बिहार में 250 पर जीत जाएंगे। आपने सुना होगा। हाँ। सीट कितना है भाई? सीट 243 और जीत जाएंगे 250। अनंत सिंह कहने वाले कि हम 250 जीत जाएंगे। 250 कहां से लाएंगे आप? दूसरी तरफ अभी छठ महापर्व चल रहा है। इन्होंने कहा था कि रेल में बहुत सुविधा देंगे, लेकिन अभी मैंने देखा आपकी डिबेट से पहले मैंने ये न्यूज में देखा कि अभी जो बिहार रिटर्न आ रहे हैं छठ के महापर्व में, बच्चे अलग दबाए हुए हैं, महिलाएं कच्चा भीड़ में आ रही है, बैठने की स्थिति नहीं है। यही है एनडीए सरकार की हकीकत। लेकिन आप जान लीजिए कि 14 नवंबर का दिन वो दिन होगा कि महागठबंधन बिहार को बिल्कुल सही जिक्र यहाँ वीणा जी ने किया है। और यहाँ मैं भी याद दिला दूं दर्शकों को, रेलवे मिनिस्ट्री ने कह दिया कि अगर इस तरह के वीडियो शेयर किए जाएंगे सोशल मीडिया पर जो भ्रामक होंगे हम उन पर मुकदमा भी दर्ज कर लेंगे, यानी सच्चाई हम दिखा नहीं सकते। अब अक्षंत, आपका क्लास रिएक्शन, बहुत कम समय बचा है। बिल्कुल भ्रामक, इसी कारण आप दिखा भी नहीं रहे। जेडीयू के लोग को नीतीश कुमार, तो देखिए एक बहुत अच्छी लाइन है कि नीतीश सबके हैं। तो आपने जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया था, मुझे लगता है हम सबको उसका जवाब पता है। यदि उनको इधर से नहीं मौका मिलेगा तो फिर से एक और बार पलट के इधर चले जाएंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है नीतीश कुमार को पद की लालसा नहीं है। नीतीश कुमार विचारधारा पे जीने वाले व्यक्ति हैं, जिसका उनका पूरा जीवन उसका एग्जाम्पल है। बिहार के हित में जो भी करना वो करते हैं। नहीं, ये बातें हम आपको, मैं नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार ही अपना परिवार है, किसी विशेष परिवार से नहीं आते हैं। और जदयू से जो नेता निकाले जाते हैं, आरसीपी सिंह जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उनसे हिमांशु जी बहुत कम समय बचा है, टिकट का वितरण करवा रहे हैं, हिमांशु जी बेटी को टिकट दे रहे हैं। हिमांशु जी बहुत कम समय बचा है। अक्षंत को मैं सुन लेता हूँ, बात कर रहे थे जनसुराज, आवाज रोकी जाए, आवाज म्यूट की जाए। अक्षंत बहुत कम समय बचा है, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा जाने से पहले। ये बात साफ सीधी मैं आपको बता दूं कि दोनों दलों में सत्ता के लिए जो गठबंधन किया है इन लोगों ने, ये ठगबंधन निकल गया है। ये जनता के मुद्दों पर है, एक भी आपको ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं दिखेंगे, लेकिन जरूर सीट बंटवारे और बिहार को कैसे लूट करते हैं उसके लिए कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी देगा, वो लोग छोड़ के आ जाएंगे इंडिया। हिमांशु जी आखिरी सवाल मेरा आपसे। हिमांशु जी, कभी बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड को पूर्ण बहुमत मिला है? हिमांशु जी आपसे पूछ रहा हूं जी। हाँ, 2010 के चुनाव में 115 सीट जो सबसे बड़ी जीत रही हम लोगों की, बिना पूर्ण बहुमत के भी सदियों से मुख्यमंत्री अगर सीएम नीतीश कुमार बने हुए हैं तो फिर कुर्सी से प्रेम है, इतना तो मैं समझ पा रहा हूं। शायद बिहार की जनता भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। हिमांशु जी आपका भी, अक्षंत आपका, वीणा जी, राहुल आनंद जुड़े थे हमारे साथ, नदीम अंसारी जी आपका भी। बेबाक मुंसिफ में दरअसल आज मुद्दा यह था कि परिवारवाद पर निशाना साधने वाली पार्टियां ही परिवार में ही सबसे ज्यादा टिकट बांट रही। जीतन राम मांझी ने 83%, एक टिकट को छोड़कर बाकी सारे अपने रिश्तेदारों को बांट दिए हैं। तो ऐसे में वो जनता का कल्याण, जनता की सेवा दरअसल कैसे कर पाएंगे, उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन मामला दरअसल अब यह भी है बिहार विधानसभा चुनाव में कि जिस तरीके से आरोप दरअसल लगाया प्रशांत किशोर ने कि उनको उम्मीदवारों को हाईजैक किया जा रहा है, दबाव में लाया जा रहा है, ये एक फेयर इलेक्शन की अलामत हरगिज़ नहीं हो सकता। विभाग मुंसिफ में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।